Dear students, today we will learn cellular process जो कि हमने चैप्टर 5 से लिया है। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम सेल सिग्नलिंग जो होता है उसकी बात करेंगे वन बाय वन। सेल सिग्नलिंग होने के बाद हम मेटाबॉलिक पाथवे को देखेंगे, सेल साइकिल का जो साइकिल होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे, प्रोग्राम सेल डेथ कैसे परफॉर्म होता है सेल के अंदर वो भी देखेंगे, और सेल जो होता है वो डिफरेंशिएट और सेल जो होती है माइग्रेट किस तरीके से करती है वो हम डिस्कस करेंगे सेलुलर प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होता है? तो पहले हम डेफिनेशन पे जाने से पहले क्या देखेंगे, एक सिंपल फ्लो डायग्राम देखेंगे एक्चुअल में सेल सिग्नलिंग कैसे करती है। तो मान लो हमारे पास क्या है, दो सेल हैं, हमारे पास क्या है, दो सेल हैं। अब ये दो सेल है, आपस में इन्हें क्या करना होगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करना पड़ेगा तब क्या होगा, इनके बीच में सेल सिग्नलिंग होगी। यदि इन्हें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना हो तो सेल सिग्नलिंग जो होता है एक फिनोमिनन इन दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लो कोई एक सेल है, उसके पास क्या है, उसका लिगेंड प्रेजेंट है, उस सेल के पास क्या है, लिगेंड है। तो वहीं जो दूसरी सेल होगी उसके पास उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ये दो चीजें यदि फुलफिल होती हैं तो सेल जो होती है वो सिग्नलिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मान लो आपके पास में क्या है, ये ए सेल है और ये बी सेल है। अब एक के पास लिगेंड मौजूद है, दूसरे के पास रिसेप्टर। तो ये दोनों सेल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब ये है कि यदि सेल ए है, एक सेल के पास यदि लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करने वाली सेल है, जिस सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वही सेल जो होगी वो स्पेसिफिक लिगेंड के थ्रू लिगेंड के लिए क्या करेगी, रिस्पॉन्ड को शो करेगी। बाकी सेल जो होंगी वो उसके लिए रिस्पॉन्ड शो नहीं करेंगी। मतलब क्या कि एक लिगेंड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है एक अपने रिसेप्टर के लिए, स्पेसिफिक होता है किसके लिए, रिसेप्टर के लिए। मतलब लिगेंड तभी काम कर पाएगा जब रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और रिसेप्टर तभी अपना काम कर पाएगा जब उसे लिगेंड से क्या मिलने वाला है, सिग्नल मिलेगा। तो ये दो चीजें जो होंगी वो सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो सेल सिग्नलिंग जो होता आर नॉट सिंपली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात की, इज दैट दे कॉन्स्टेंटली रिसीव and interpret environmental cues and respond to them in real time. The signal includes light, heat, sound and touch. तो ये दो सेल है, इन दोनों को आपस में बात करनी। मान लो सेल ए जो है उसके पास क्या है, लिगेंड। लिगेंड क्या है, लाइट की क्या कर रही है, लाइट को प्रोड्यूस कर रही है। दूसरी सेल जो है उसके पास क्या, रिसेप्टर है, वो इस लाइट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और लाइट को रिसीव करने के बाद क्या करने वाली है, सेल बी जो है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। किसके अगेंस्ट में, सेल ए के अगेंस्ट में। हाँ मैंने तुम्हारा क्या है, मैसेज ले लिया है। जब एक बार मैसेज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सिमिलर मैनर में क्या करती है, सेल जो होती है वो भी रिस्पॉन्ड करना शो कर लेती है। मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, हम हमारे बोलना और सुनने की एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर साउंड जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो साउंड है, तो मान लो आपका जो ऑडिटरी ऑर्गन होता है, ऑडिटरी जो ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। तो जिसके पास ऑडिटरी ऑर्गन है वो लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन नहीं सकते। मतलब क्या है कि साउंड जो है वो क्या है, लिगेंड है, और ऑडिटरी ऑर्गन जो है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। नहीं, मान लो ये आपके ये रिसेप्टर को हम रिमूव कर देते तो क्या होगा, जो साउंड है लिगेंड उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा था, रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर पाएगा, और रिसेप्टर यदि वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सुनाई नहीं देगा। तो साउंड और ऑडिटरी ऑर्गन, साउंड और ऑडिटरी ऑर्गन ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं। मतलब कि क्या है, सिंपली से कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास क्या होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड यदि प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स तभी हो पाएगा जब क्या होगा, आपके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर जब प्रेजेंट होगा तभी लिगेंड क्या होगा, काम कर पाएगा। और यदि रिसेप्टर है बट लिगेंड नहीं है तो रिसेप्टर कोई अपना रिस्पॉन्स जो है वो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं जता पाएगा। जब तक लिगेंड
कोई सेल को सिग्नल ना दे। मतलब सेल सिग्नलिंग में होता क्या, एक सेल जो दूसरी सेल को सिग्नल देगी और उसके बिहाफ में दूसरी सेल जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती है, उसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। मतलब कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, 2 सेल तो प्रेजेंट होना चाहिए जब आप सेल सिग्नलिंग की बात करते हो तो। और यदि 2 से ज्यादा हो सकती है बट 2 से कम सेल नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। रिसेप्टर क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, रिसेप्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको से पहले तो हम वर्ड को क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं। ग्लाइको मतलब होता है शुगर और प्रोटीन, एज यू ऑल नो दैट प्रोटीन क्या होता है। तो शुगर और प्रोटीन से जो चीज बन रही है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर कह रहे हैं। अब रिसेप्टर जो होता है वो दिखता कैसा है, मान लो आपके पास ये क्या है, सेल है, सेल के ऊपर ये क्या है आपका रिसेप्टर है। इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। सेल के सरफेस पे क्या है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि सेल के सरफेस से प्रेजेंट हो सकता है। रिसेप्टर जो होता है वो इनसाइड, मान लो आपके पास ये पूरी सेल है, सेल के सरफेस से प्रेजेंट हो सकता है। रिसेप्टर जो होता है वो साइटोसॉल में प्रेजेंट हो सकता है। और रिसेप्टर जो होगा वो आपका जो न्यूक्लियस होता है वहां भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो जो लोकेशन की यदि बात करते हैं, लोकेशन की यदि बात करते हैं तो रिसेप्टर जो होता है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक तो होता है आपका क्या, सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका न्यूक्लियस वाला रिसेप्टर, जिसका कि रिसेप्टर कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ऐसा लिगेंड जो मॉलिक्यूल होता है जो तभी अपना रिस्पॉन्स को व्यक्त कर पाएगा या स्टार्ट कर पाएगा जबकि उसका रिसेप्टर जो होता है वो लिगेंड से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो a receptor is a chemical messenger, is a chemical messenger to which a receptor respond is a ligand। और लिगेंड को क्या बोलोगे आप, लिगेंड जो होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है, और रिसेप्टर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आपसे कोई पूछे रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो होता है वो कोई केमिकल मैसेंजर हो सकता है। केमिकल मैसेंजर ना हो तो क्या हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, साउंड या टच हो सकता है। तो यदि इस बेस पे हम बात कर सकते हैं तो रिसेप्टर को हम 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो होगी वो कैसा, सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर। दूसरा जो क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस रिसेप्टर। तो क्यों इन रिसेप्टर्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, उसका रीजन क्या है। रीजन है क्लासिफाई करने का, क्या रीजन है कि सेल जो होगी वो सरफेस पर रिसेप्टर कब रखेगी, तब रखेगी जबकि उसका जो लिगेंड हो कैसा मॉलिक्यूल हो, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का। यदि उसका जो लिगेंड है कैसा नेचर, उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। और सेल जो होती है उसका साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर कब प्रेजेंट होगा, जब कि उसका लिगेंड जो होता है वो कैसा हो, हाइड्रोफोबिक नेचर का हो। कैसा हो वो, हाइड्रोफोबिक नेचर का। सब लोग जानते हैं कि जो लिपिड बायलेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को आसानी से क्या होती है, क्रॉस होने देती है। तो हाइड्रोफोबिक यदि नेचर का है मीन्स वो क्या करेगा, आसानी से क्रॉस कर पाएगा लिपिड बायलेयर को। और जो उसका साइटोप्लाज्म में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट उससे वो इंटरेक्ट भी कर पाएगा। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं तो ना तो सेल सरफेस प्रेजेंट होते हैं ना तो साइटोप्लाज्म में, ये कहीं और ही स्पेशल जगह पे प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। रिसेप्टर यदि न्यूक्लियस के अंदर है, रिसेप्टर यदि न्यूक्लियस के अंदर है तब क्या होना चाहिए, इसका जो रिसेप्टर का जो लिगेंड होता है, लिगेंड का नेचर कैसा होना चाहिए, इस लिगेंड का नेचर कैसा होना चाहिए। इस लिगेंड का नेचर ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल जो होते हैं अधिकतर इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं।
तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे सेल सिग्नलिंग क्या होती है। सेल सिग्नलिंग को सिंपली डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो सेल लेंगे, एक सेल के पास क्या होगा, लिगेंड होगा, और दूसरी सेल जो कि उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होना चाहिए। कि इस ये दो चीजें प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दो सेल्स में क्या हो सकती है, सेल सिग्नलिंग हो सकती है। और सेल सिग्नलिंग के लिए जो दो चीजें जरूरत होती है, जिनकी जरूरत होती है वो क्या होती है, सबसे पहली होती है रिसेप्टर, दूसरा होता है लिगेंड। रिसेप्टर जो होता है उसको भी हमने क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरी में। लिगेंड जो होता है, लिगेंड तो जैसे कि हमने कहा कि वो केमिकल मैसेंजर भी हो सकता है, वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, वो हीट के फॉर्म में हो सकता है, वो साउंड या टच के फॉर्म में भी हो सकता है। तो सिग्नलिंग जो होती है, सिग्नलिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे कि हो गया हमारा पैराकाइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो वन बाय वन देखते हैं पैराकाइन, ऑटोक्राइन और एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। मान लो जब अब सबसे पहले आप बात कर लो किसकी, ऑटोक्राइन की। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है, हमारे पास क्या एक सिंगल सेल है। अब ये जो सिंगल सेल है ना, ये क्या करने वाली है, खुद ही क्या करेगी, लिगेंड को जनरेट करी, खुद ही क्या बना रही है, लिगेंड केमिकल मैसेंजर खुद बना रही है, और खुद ही क्या कर रही है, खुद ही जो हो रही है वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है। कि एक ही सिंगल सेल है, हमने इनिशियली क्या बोला था कि सबसे कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, दो सेल होना चाहिए, बट यहाँ पे दो सेल नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल सेल ही है। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल सेल है जो कि क्या बना रही है, जो केमिकल मैसेंजर जिसको हमने क्या बोला, लिगेंड, इसको क्या बना रही है, खुद बना रही है, और खुद ही क्या कर रही है, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड भी कर रही है। मतलब इसके रिसेप्टर जो है वो इसके इसी सेल पे प्रेजेंट है, और लिगेंड भी इसी पे प्रेजेंट। इसको बोलेंगे कहाँ, इसको बोलेंगे आप ऑटोकाइनेसिस। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अपने आप को इंड्यूस करने के लिए खुद ही केमिकल को रिलीज करती है और खुद ही क्या करती है, उस पर रिस्पॉन्ड करती है, उसको कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है, पैराक्राइन सिग्नलिंग जो हमने इनिशियली ये जो बात करी, ये क्या है आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग, कम से कम आपके दो सेल्स तो होना चाहिए पैराक्राइन सिग्नलिंग। और तीसरी जो थी वो क्या है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में मान लो कोई केमिकल मैसेंजर है, मान लो कोई केमिकल मैसेंजर, इस सेल ने क्या किया, प्रोड्यूस किया। अब इस केमिकल मैसेंजर का जो रिसेप्टर होगा, इस लिगेंड का जो रिसेप्टर होगा, वो क्या होगा, वो इसके नजदीक में नहीं होगा। हमने क्या देखा, ऑटोक्राइन में खुद पे ही अपना काम कर रही है, पैराक्राइन में इसके नजदीकी सेल पर ही काम। लेकिन जब एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, ब्लड स्ट्रीम में जो सिग्नलिंग होती है, जो सिग्नलिंग कैसी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है। इन दोनों में क्या हो रहा है, बहुत ही डिस्टेंस जो बहुत ही कम है। लेकिन हम डिस्टेंस जब ज्यादा की बात करते हैं, डिस्टेंस जब बढ़ जाती है, तब उस दौरान कौन सी सिग्नलिंग काम करती है। मान लो ये आपका क्या कर रहा है, आपका केमिकल मैसेंजर, ये सेल क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। अब ये केमिकल मैसेंजर आया आया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आया, और इसका जो रिस्पॉन्ड करने वाला सेल है वो बहुत दूर कहीं लोकेट है। तो ये जो सेल है, इसका जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर वाला जो मॉलिक्यूल है, जो रिसेप्टर वो कहाँ पर है, बहुत दूर लोकेटेड है। तो इसको इंटरेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई तो ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि इसके पास क्या कर सके, इस केमिकल मैसेंजर को ला सके। तो वो केमिकल मैसेंजर को जो लाने वाला मीडियम है वो कौन है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है। और यहाँ पर जो होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो काम करती है। ग्लैंड जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सोक्राइन और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जिनकी क्या होती है, डक्ट नहीं होती, उसको आप एंडोक्राइन, मतलब जो एंडोक्राइन जो सिस्टम हम जब पढ़ेंगे तब उसकी जो फिजियोलॉजी देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे, तब क्या करेंगे आप, एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बात कर ली हमने किसकी, सेल सिग्नलिंग की। हमने इनिशियली क्या बोला था, हम चैप्टर में क्या देखेंगे, सेल सिग्नलिंग क्या होती है वो देखेंगे, और दूसरा क्या है यहाँ पर, मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है अब वो देखेंगे। मेटाबॉलिक पाथवे की जब भी आप बात करते हैं तो आपके पास दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, एक तो क्या होगा आपके पास में सिंथेसिस होगा, एक तो क्या होगा, सिंथेसिस होगा। अब कोई चीज सिंथेसिस हो जाती है तो उसका क्या हो जाना चाहिए, उसका ब्रेक डाउन भी हो जाना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन भी होना चाहिए। और यदि कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है तो अगेन उसका क्या होना चाहिए, सिंथेसिस भी होना चाहिए।
ये दो चीजें यदि फुलफिल होती हैं तो मान लो आपका मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से क्या करेगा, रन करेगा। तो मेटाबॉलिक पाथवे में हम क्या करते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, दोनों जो रिएक्शंस होती है वो बराबर तरीके से क्या करनी है, अपना परफॉर्म करेंगे काम। कि हाँ, एनाबॉलिक पाथवे बोलेगा मुझे सिंथेसिस करनी है किसी चीज की, तो कैटाबॉलिक पाथवे बोलेगा मुझे ब्रेक डाउन करनी है। और ये बोल सकते हैं कि एक स्टेडी स्टेट जो रहता है वो इनका बना रहता है। मतलब क्या, जितना सिंथेसिस हो रहा है उतना ब्रेक डाउन भी हो रहा है, और जितना ब्रेक डाउन हो रहा है उतना सिंथेसिस भी होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। देखो एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इन दिस पाथवे लार्जर and complex and more complex molecule are synthesized from a small molecule। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, मान लो कि आपके पास में क्या है, अमीनो एसिड है। अब मल्टीपल अमीनो एसिड मिलके क्या बना देंगी, आपका एक पेप्टाइड बना देंगी। एक क्या बना देंगी, आपका पेप्टाइड बना देंगे। अब यही पेप्टाइड, मल्टीपल पेप्टाइड क्या बना देगा, आपका प्रोटीन बना देगा। मतलब पॉलीपेप्टाइड जो होगा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ पर मतलब ये है कि एक लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है वो पहले तो क्या होगा, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ स्मॉल मॉलिक्यूल। मान लो हमने एग्जांपल किसका लिया, एग्जांपल हमने प्रोटीन का लिया। सबसे पहले स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, हमारे पास अमीनो एसिड होना चाहिए। अमीनो एसिड होने के बाद हमारे पास क्या बनना चाहिए, इन अमीनो एसिड से मिला मिला के क्या बनाओगे, आप पेप्टाइड बनाओगे। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बनेंगे, आप पेप्टाइड बनाओगे। अब पॉलीपेप्टाइड जो होती है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। यही मतलब है कि सिंथेसिस का मतलब है कि स्मॉल जो मॉलिक्यूल है उससे आप क्या बनाने वाले हो, एक लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने वाले, उसको बोलेंगे आप एनाबॉलिक पाथवे। तो in this pathway larger and more complex molecule are synthesized from the small molecules। anabolic pathways are एंडरगोनिक। एंडरगोनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लगने वाली है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। और ये कंजप्शन ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में होने वाली है, वो फॉर्म होगी आपके एटीपी के फॉर्म में। आप क्या करोगे, एंडरगोनिक है, एंडरगोनिक का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो आपकी क्या होनी है, लगने वाली है। और एक्सरगोनिक में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है, मीन्स कि आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा। वो एनर्जी का इनपुट किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा। द रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी सच एज synthesis of glucose, fats, protein or DNA are called anabolic reaction or anabolism। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, फैट प्रोटीन डीएनए, और इनको क्या कहा जाए आपने, एनाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म कहा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, यूजफुल एनर्जी प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल है। अब उसमें क्या होगा, एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा और इससे क्या बनेगा, आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने अमीनो एसिड ले लिया है, एटीपी प्लस अमीनो एसिड ले लिया है, फिर आपने एनाबॉलिज्म का प्रोसेस और इससे क्या बना लिया, आपने प्रोटीन बना लिया। अब मान लो आपने अमीनो एसिड की जगह क्या ले लिया है, अमीनो एसिड की जगह आपने ले लिया ग्लिसरॉल ले लिया है। ग्लिसरॉल का एनाबॉलिज्म होगा तो क्या बनाएगा, लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा। ट्राइग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। डीएनए बनाना है आपको। डीएनए बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एटीपी प्लस क्या होना चाहिए, आपके पास डीएनटीपीज होना चाहिए। डीएनटीपीज, डीएनटीपी ये क्या हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इससे आप क्या बनाने वाले हो, लार्ज मॉलिक्यूल। तो क्या बनाओगे आप, लार्ज मॉलिक्यूल क्या बनाने वाले हो, डीएनए बनाने वाले हो, डीएनए बनाओगे। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कुछ ऐसा होता है। अब ये ऐसा कैसे बन गया है, यहाँ पर क्या होने वाले, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। वो स्मॉल मॉलिक्यूल कौन होंगे, ए टी जी सी होंगे, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरीके से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और विद द हेल्प ऑफ एटीपी इनमें क्या होंगे, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद क्या बनता है, आपका लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, जिसको आप क्या कह रहे हो, डीएनए बोल रहे हो, इस तरीके से। अब कैटाबॉलिक पाथवे में क्या देखते हैं, कैटाबॉलिक में पाथवे में होता है कि दिस पाथवे इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। अभी हमने क्या देखा, सिंथेसिस देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, ब्रेकडाउन देख रहे हैं। इनिशियली कह दिया है कि क्या, जितना सिंथेसिस होगा उतना ही ब्रेकडाउन भी होगा। अब मान लो आपने डीएनए बना लिया, अब डीएनए को क्या होना है, डीएनए बन रहा है, डीएनए का ब्रेकडाउन भी जरूरी है। मान लो आपने फैट बन गया, फैट का ब्रेकडाउन भी जरूरी है। प्रोटीन बन गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी जो होता है वो एक समय के तौर पे क्या हो सकता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का
सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी होगा, मीन के ग्लूकोज को भी आप फर्दर क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ब्रेक डाउन करोगे। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसको हम एक अदर प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, उसमें देखेंगे। तो कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, दिस pathway involve the breakdown of larger molecule. These are exergonic, means यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो लिबरेट होगी। एनर्जी लिबरेट होगी किस फॉर्म में, या तो वो एटीपी के फॉर्म में होगी या फिर NADH के फॉर्म में, या फिर NADH के फॉर्म में, या तो वो एटीपी NADH, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, या तो एटीपी के फॉर्म में होगी या फिर रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर में जो होता है वो आपका NADH भी आता है और NADPH भी आता है। तो जब एनर्जी लिबरेट होगी या तो वो एटीपी के फॉर्म में होगी या फिर रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में लिबरेट होने वाली है। तो these pathway involve the breakdown of larger molecule. These are exergonic reaction and produce reducing equivalents and ATP. And these reducing equivalents are NADH and NADPH. The useful form of energy that are produced in the catabolism are utilized in anabolism. तो मतलब कहने का ये कि जहाँ एनर्जी आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो हो रही है लिबरेट हो रही है। अब ये लिबरेट एनर्जी का यूज कहाँ पे कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा कहाँ पर, एनाबॉलिक पाथवे में। क्यों, एनाबॉलिक पाथवे में हमें एनर्जी की जरूरत होती है और कैटाबॉलिक में हमें क्या हो रही है, एनर्जी लिबरेट, मतलब हमें एनर्जी मिल रही है। तो एक जगह क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि एक जगह एनर्जी मिल रही है, दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं। The useful form of energy that are produced in the catabolism are utilized in the anabolism to generate complex structure from simple ones or energy rich state from the energy poor ones. तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, कोई फ्यूल दे रखा है, जैसे फ्यूल के तौर पे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन आप फेट हो गया, आपका क्या कैटाबॉलिज्म, इसको ऑक्सीडाइज करो आप। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होगा, फैट का भी होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी होगा। तो क्या बनेगा आपके पास में, CO2 प्लस H2O प्लस यूजफुल एनर्जी। CO2 भी लिबरेट होगी, H2O भी लिबरेट होगा, और एनर्जी जो होती है वो या तो एटीपी के फॉर्म में लिबरेट होगी या तो फिर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में होगी। और ध्यान में रखना, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट से हमारा मतलब है कि NADH और NADPH, और दो तीन जैसे कि एक चीज और होती है FADH और FADH2, ये क्या है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं। इनके फॉर्म में क्या होना है, आपकी एनर्जी होगी वो लिबरेट होगी। तो मेटाबॉलिक पाथवे में आपको क्या करना है, दो चीजें ध्यान में रखनी, पहली तो सिंथेसिस होगी, दूसरा क्या होगा, ब्रेकडाउन। ये दोनों जो होते हैं स्टेडी स्टेट में होंगे, मतलब दोनों का क्या होता है, बैलेंस जो होता है बराबर होता है। एनाबॉलिक पाथवे में हम क्या देखते हैं, किसी मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल एक स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या बनने वाला, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो था वो फॉर्म होने वाला है। कैटाबॉलिक में जो हमने बनाया था मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको हम वापस क्या करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक पाथवे में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या करते हैं, आप ओवरव्यू किसका ले लेते हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। जब भी आप मेटाबॉलिज्म की बात करते हो तो मेटाबॉलिज्म में आप ये नहीं बोल सकते कोई चीज फॉर्म हो रही, आप ये भी नहीं कह सकते कोई चीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको हमने देखा कि इसका दो फेज होता है, एक तो एनाबॉलिक फेज होता है, दूसरा होता है कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक में हमने क्या देखा कि किसी भी चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, मतलब वो बन रही है वो चीज। दूसरी यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब क्या, उस चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं क्या, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ देखते हैं हम, जब हम पढ़ते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, आप बताओगे कोई, ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक कैटाबॉलिक पाथवे, ना कि एनाबॉलिक है। ये क्या है, एक कैटाबॉलिक पाथवे। इसमें क्या देखते हैं आप, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसको और सिंपल चीज जो होती है पायरुवेट जो होता है उसमें
उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको और अगेन फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ा जाता है। इस तरीके से ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। वहीं यदि पाइरुवेट की यदि बात करते तो वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और उससे भी यदि कोई सिंपल चीज मिलती है आपको तो वो क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको आप एसिटाइल कोएंजाइम ए देख रहे हो। तो मेटाबॉलिज्म की बात करते तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों पाथवे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। रिमेंबर, ध्यान में एक चीज हमेशा याद रखनी, जब भी आप मेटाबॉलिज्म देखोगे तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सब चीज के लिए, जितने प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, लिपिड हो गए, सबके लिए क्या करने वाला है, ये प्रिकर्सर की तरह यूज होने वाला है। मतलब सिंपल, यदि आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, यदि आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपने यदि पाइरुवेट बना लिया, क्या बना लिया आपने, पाइरुवेट बना लिया, तो पाइरुवेट से यदि आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया, पाइरुवेट बन गया तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन के लिए कोई ना कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल खड़ा हो जाएगा बन के, और यदि आप एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया आपके पास तो आप लिपिड का सिंथेसिस करवा सकते हो, स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करवा सकते हो। मतलब क्या है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट यदि प्रेजेंट है तो आप जितने भी और क्या बोलते हैं उनको, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको आप जनरेट कर पाओगे। लेकिन पहले नीड क्या हो, आपके पास में एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट तो होना जरूरी, और सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो कौन होता है, ग्लूकोज होता है। तो मान लो आपने डाइट से क्या ले लिया है, ग्लूकोज ले लिया है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज पे क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। तो कोई कमेंट सेक्शन में बताना कि ग्लूकोज पे फॉस्फेट किस, कहाँ पर जाके लगता है, तो कौन सा वो ऑर्गन है या कौन सा सेल के अंदर वो ऑर्गनल है जो कि क्या करवाता है, ग्लूकोज पर फॉस्फेट लगाता है, या फिर साइटोसॉल, या कहाँ फॉस्फेट एक्शन लगता है। तो ग्लूकोज पे क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया। ग्लूकोज को यदि फॉस्फेट लग जाता है तो ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है फर्दर, ट्रायोस फॉस्फेट। यदि एक बार आपके पास क्या बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया है, तब देखें उससे क्या क्या हो सकता है। तब उससे या तो आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चल जाएगा, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चल जाएगा, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। उससे अगेन यदि हम कुछ और एक्स्ट्रा काम करवा लें तो उससे भी आप क्या करवा सकते हो, आप राइबोस फॉस्फेट यदि बनता है तो आप डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करवा सकते हो। तो देखो, आप एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, पहले आपने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे चला दिया, जब ट्रायोस फॉस्फेट आपके पास बन गया तो आपने राइबोस फॉस्फेट बनाया, राइबोस फॉस्फेट से आपने डीएनए और आरएनए। यदि बात करते हैं डीएनए और आरएनए, इसके लिए यदि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यदि देखा जाए तो क्या है, राइबोस फॉस्फेट है। लेकिन राइबोस फॉस्फेट के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, ट्रायोस फॉस्फेट। अब ट्रायोस फॉस्फेट के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है, तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो ट्रायोस फॉस्फेट से आपने क्या बनाया, पाइरुवेट बना लिया, पाइरुवेट से आप क्या कर रहे हो, अमीनो एसिड बना रहे हो, अमीनो एसिड बनने के बाद क्या बना रहे हो आप, अमीनो एसिड बन जाएंगे तो उससे क्या बनने वाला है, आपका पेप्टाइड बन गया, पेप्टाइड से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से आप क्या बना लो, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा सकते हो। ये देखिए, और पाइरुवेट से यदि आपने एसिटाइल को एंजाइम ए बना लिया है तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। बात क्या अच्छी है कि फिर आप उससे फैटी एसिड जो होते हैं, फैट जो होता है वो भी बनवा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस करवा सकते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल चल जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चल गया तो एनर्जी जो होती है वो मोर एफिशिएंट तरीके से क्या हो सकती है, यूटिलाइज होने वाली है। मतलब ग्लूकोज जो है उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन, यदि वो सिट्रिक एसिड साइकिल तक पहुंच गया तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा। मतलब एज नीड जो आपकी, जो एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, यदि उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है तो आपको 32 टू 36 एटीपी जो होती है, इतना आपको फायदा होने वाला एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, यदि उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है तब। कभी कभार क्या होता है, ग्लूकोज होता है पाइरुवेट तक ही टूट पाता है, मतलब ब्रेकडाउन उसका वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में जो होता है वो एटीपी जो होती है, जो एटीपी हमें मिलने वाली है एनर्जी, वो क्या होती है, वेरी, उसमें क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है कि जितनी मिलती है एक्चुअल में उतनी नहीं मिल पाती है। जब तक कैसा हो जाए, ऑक्सीडेटिव यदि होता है, ऑक्सीडेटिव यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि होता है ग्लूकोज का क्या ब्रेकडाउन, तो आप सिट्रिक एसिड साइकिल तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ देखो, आप एसिटाइल को एंजाइम ए से आपने फैटी एसिड बना लिया, कोलेस्ट्रॉल बना लिया, पाइरुवेट का यदि डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन। और पाइरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, पाइरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। मींस पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन और एसिटाइल कोएंजाइम में होते हैं 2 कार्बन कंपाउंड। तो पाइरुवेट, यहाँ तो आप देखो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बन गया, डीकार्बोक्सिलेशन से। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनाया आपने, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। वहीं यदि आप देखो
लैक्टेट कब बनेगा? लैक्टेट तब बनेगा जब ऑक्सीजन की क्या हो, एब्सेंस हो, तब उस कंडीशन में क्या बन जाता है, लैक्टेट बन जाता है। पायरुवेट से क्या बनने वाला है यहाँ पर, लैक्टेट बन जाता है। और ट्राइओस फॉस्फेट जो होता है, ट्राइग्लिसरॉल जो होते हैं, उसके लिए भी प्रिकर्सर का काम करने वाला है। तो इनिशियली आपको ध्यान में क्या रखना है, इनिशियली ध्यान में ये रखना है कि आपके पास क्या है, एक ग्लूकोज है का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपने क्या बना लिया है, पायरुवेट बना लिया है। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे फैट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है उसका फैट क्या मतलब, उसका एक्चुअल में और क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे जब। तो पायरुवेट यदि बन जाता है, पायरुवेट यदि बन गया तो अमीनो एसिड का सिंथेसिस भी करवा सकता है, वो लैक्टेट का सिंथेसिस भी करवा सकता है, और यदि उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ग्लूकोज से यदि आपने एक बार पायरुवेट बना लिया और पायरुवेट एक बार यदि ऑक्सीडाइज हो गया तो उसके पास 3 फेट होते हैं। एक फेट तो ये होता है कि वो मसल्स में क्या कर सकता है, लैक्टेट बनाएगा एंड एरोबिक कंडीशन में, या तो फैटी एसिड बना लेगा तो कोलेस्ट्रॉल का बायसेंस करवाएगा, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए यदि उसके पास बन गया। और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो सिट्रिक एसिड में भी एंटर कर जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको ग्लूकोज से क्या बनाना है, पायरुवेट बनाना है। पायरुवेट को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए दूसरी जो प्रोसेस होती है वो रन होने वाली है सेल में। तो ये सारी जो जितनी भी ये प्रोसेस है वो कहाँ होने वाली है, सब सेल के अंदर चलेगा। सब कुछ क्या होगा, सेल के अंदर होगा। हमने पहले क्या देखा कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, ये भी तो एक टाइप की सेल सिग्नलिंग होगी ना, कि सेल है ये, एक सेल के अंदर कितनी सारी प्रोसेस हो रही है। अभी ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज पे मान लो कोई फॉस्फेट है तो क्या सारा कुछ सेल के अंदर ही हो गया है, या ट्राइओस फॉस्फेट कब बाहर निकला है सेल से और कब वो दूसरी सेल में गया, कब उसने राइबोस फॉस्फेट और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहाँ चलने वाला है, आरबीसी में चलता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहाँ चलता है, आरबीसी में चलता है। अब जो पायरुवेट बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में पायरुवेट जो होता है उसको किसी और फेट में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी देखा जाता है। तो एक सेल जो है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट। कुछ चीजें क्या होंगी, सेल के साइटोप्लाज्म में रन होने वाली हैं। अब सेल के साइटोप्लाज्म में रन होंगी। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसे कि आपने सिट्रिक एसिड साइकिल देखा है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में चलता है। तो कुछ आधी प्रोसेस जो होती है, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ से ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ, सारी चीजें कुछ कुछ चीजें होंगी वो साइटोसॉल में प्रेजेंट है, कुछ कुछ इसकी स्टेप जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें काम एक तो क्या होता है कि जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है वो चलता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चलती है इसके इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वो भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इतना सारा कुछ देखने के बाद क्या होता है, एक सेल जो होती है वो कितना सारा काम परफॉर्म करती है। कि साइटोसॉल में कोई मॉलिक्यूल, जैसे हमने ग्लूकोज ले लिया है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसको फर्दर ब्रेकडाउन करने के लिए आपने उस फर्दर ग्लूकोज को क्या करने वाले हो, ऑक्सीडाइज करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है। तो कहाँ ले गए आपको, आप उसको ले गए हो किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जितना हो सकेगा क्या करेगा, एनर्जी को बनाएगा, और एनर्जी जो होगी वो किस फॉर्म में बनती है, या तो वो एटीपी के फॉर्म में बने या फिर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में बनने वाली है। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी है। हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट यदि आपके पास प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल, जिससे किसकी बात करी हमने, बात करी लिपिड की, लिपिड का सिंथेसिस करवा सकते हो आप, फैट ग्लोब्यूल का सिंथेसिस करवा सकते हो आप, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा सकते हो आप, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करवा सकते हो, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करवा सकते हो। अब आप देखो, आप ओवरव्यू ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, जब आप ओवरव्यू ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तब भी आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और वो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल शुगर होती है वो कौन होता है, ग्लूकोज। इससे आपने क्या बनाया था, पायरुवेट बनाया था। पायरुवेट आपने क्या बनाया था, पायरुवेट बनाया था। अब इसी पायरुवेट से आपने जब
डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है, तब क्या बनाया था आपने, एसिटाइल सॉरी यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, डिकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे कौन एंजाइम काम करेगा, डिकार्बोक्सिलेज। तो आपने क्या बनाया था यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, रिलीज हो गया। तो आपने एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया। जब आप एक बार एसिटाइल को एंजाइम ए बना लेते हो तब क्या कर सकते हो आप, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने के लिए तैयार हो, मतलब लिपिड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। मेटाबोलाइज से हमारा मतलब है कि क्या, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सिर्फ इतना मतलब नहीं कि यहाँ पर सिंथेसिस हो गया फिर ब्रेक डाउन, मतलब दोनों ही चीजें चलने वाली। आपने क्या करा, जरूरत पड़ने पर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, उसका सिंथेसिस भी होता है और उसका ब्रेक डाउन भी होता है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए यदि आपने एक बार बना लिया है, तब आप लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, एसिटाइल को एंजाइम ए से यदि लाइपोजेनेसिस होता है, क्या हो रहा है, एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, यदि लाइपोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो क्या बनाओगे आप, फैटी एसिड बनाओगे। अब फैटी एसिड मान लो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, आपने फैटी एसिड का सिंथेसिस कर लिया, अब मान लो क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर ज्यादा बन गया, तो आप क्या करोगे, इसी में क्या करोगे, इसी फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन मशीनरी काम करेगी। बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वही माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो क्या करोगे आप, वापस क्या कर लोगे, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाओगे। मतलब देख रहे हो साइकिल वहीं के वहीं क्या हो रहा है, घूम रहा है। मतलब क्या, एक बार सिंथेसिस होगा, दूसरी बार क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। तो अभी आप किसकी देख रहे हो, आप लिपिड का देख रहे हो। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, आपने लाइपोजेनेसिस से क्या बनाया, फैटी एसिड। फैटी एसिड बन गया, फैटी एसिड का वापस क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन से आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया तो आप इससे क्या बना सकते हो, कीटोन बॉडीज बना सकते हो। एसिटाइल कोएंजाइम ए से अब वापस कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज, वो भी वापस बना सकते हो और अमीनो एसिड भी बना सकते हो। जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एसिटाइल कोएंजाइम ए को आप वापस बना लेते हो। जो फैटी एसिड है आप डायरेक्ट उसको डाइट में भी शामिल कर सकते हो। फैटी एसिड वापस क्या कर सकते हो, डाइट में भी ले सकते हो। फैटी एसिड है, लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस किसका होता है, ट्राइग्लिसरॉल्स का। तो वापस आप फैटी एसिड बनाते हो। फैटी एसिड को एस्टरिफिकेशन, मतलब उसमें क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है, तो आप ट्राइग्लिसरॉल्स भी बनाते हो। एसिटाइल कोएंजाइम यदि आपके पास एक बार बन गया तो आप कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस मॉलिक्यूल को भी सिंथेसिस, और एक बार यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बन गया तो आपका स्टेरॉल जो होता है, स्टेरॉइड्स, वो भी बन जाएंगे। और स्टेरॉइड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में क्या करता है, काम आता है। और हार्मोन का तो वो अच्छा खासा रोल हम कहाँ देखेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन, या फिर बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ते हैं तब। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे स्टेरॉइड जो होता है, एक विटामिन डी हो गया है, ये भी एक स्टेरॉल है। दूसरा हो गया आपका एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, मल्टीपल स्टेरॉल हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका ओवरव्यू, किसका हो गया है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। बात ध्यान में बस इतनी रखनी है कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। आपको एक बार यदि अच्छे समझ में आ गया तो आप बाकी जितने भी मेटाबॉलिज्म उसको आप वेल नोन तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म वो बताया गया है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म बताने के लिए भी तब इन्होंने क्या लिया है कि डाइट में प्रोटीन ले लिया है। डाइट में क्या लिया है, प्रोटीन लिया है। डाइट में प्रोटीन लिया, अब उसका क्या है, क्या किया इन्होंने, अमीनो एसिड बन रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो, मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं हम। जब मेटाबॉलिज्म देखते हैं तब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को साथ में रखा गया है। अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड से हमने क्या बनाया, टिश्यू को प्रोटीन मिल गया। यही अमीनो एसिड जब टिश्यू में जाती है तो क्या बनाती है, इसको प्रोटीन की जरूरत होती है। और यही टिश्यू प्रोटीन जो होते हैं फर्दर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं अमीनो एसिड में।
और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट भी वापस बना सकता है। और अमाइनो एसिड हमने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी बना सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लिपिड जो होता है वो वापस क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड जो होता है वापस कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। और जब यहाँ पे ट्रांस अमाइनेशन का जो प्रोसेस होता है उससे तीन चीजें बनने वाली हैं। पहली चीज तो क्या, कीटोन बॉडीज बनने वाली। दूसरा जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, किसका, ट्रांस अमाइनेशन, अमीनो एसिड्स का। और अमीनो नाइट्रोजन यदि है, अमीनो नाइट्रोजन इन ग्लूटामेट है, अमीनो नाइट्रोजन जो होती है इन ग्लूटामेट, उससे क्या बनने वाला है आपका यूरिया। जब आप यूरिया साइकिल देखते हो, यूरिया के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो कौन है आपका, अमोनिया ही है। कौन है यहाँ पर, अमोनिया। मतलब ये है कि वापस आपने यहाँ क्या अपना लिया, एसिटाइल को एंजाइम है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो क्या है, एक सेंट्रल मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर, सेंट्रल। इसको क्या बोल सकते हो आप, सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। सेंट्रल मॉलिक्यूल की तरह ये काम कर रहा है। कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, यदि आप एक बार एसिटाइल को एंजाइम ए बना लेते हो तो मान लो आपने सब कुछ बना लिया, क्योंकि वापस आप एसिटाइल को एंजाइम ए से आप रिवर्स भी हो जाते हैं। मतलब उसका क्या हो रहा है, फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो अच्छे से हो सकता है, क्योंकि ये वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि क्या वो वापस सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बताया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस कैसा प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, ब्रेकडाउन होगा। और किसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन किसका, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलिसिस इज यूनिवर्सल, यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिवर्सल कैटालिटिक पाथवे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारा मतलब है कि चाहे वो क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो क्या हो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट से मतलब है हमारा बैक्टीरिया, चाहे वो क्या हो ईस्ट हो, या फिर चाहे क्या बोल सकते हैं हम उसको, क्या ले सकते हैं, एनिमल हो। यूनिवर्सल ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो यूनिवर्सल है, चाहे कंडीशन हमारी एनएरोबिक हो या फिर एरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो सब में चलना ही चलना है। इज अ कैटाबॉलिक पाथवे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, जितनी भी लिविंग सेल्स है, सब में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो प्रोसेस चलता है। ऑल्सो नोन एज एम्डन मेयर ऑफ पर्नास ईएमपी पाथवे, इसको क्या कह सकते हैं, और ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड द प्रेजेंट in the cytosol, and the pathway start with the phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate, which is catalyzed by the enzyme hexokinase. तो सिर्फ हेक्सोकाइनेज की बात नहीं करते हम, ग्लूकोकाइनेज की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आप, ग्लूको। अब ये पता होना चाहिए कि हेक्सोकाइनेज कब काम करेगा और ग्लूकोकाइनेज कब काम करेगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल कैटालिटिक पाथवे है। कुछ नहीं आ सकता है कि एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक। तो सबसे पहले बात क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन हो किसका, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा। इट इज अ मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल द एंजाइम, जितने भी एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सारे के सारे एंजाइम किसमें प्रेजेंट होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, या फिर एक एनिमल सेल हो। इनमें क्या होगा, वो एंजाइम जो होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि क्या, कि चाहे कंडीशन कैसी हो, एन एरोबिक हो, और या फिर कंडीशन कैसी हो, एरोबिक हो। ये भी नहीं पूछेगा कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है और एरोबिक है कि एन एरोबिक है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस जो है वो एन एरोबिक सेल में भी चले, क्योंकि वो कहाँ रन होता है, वो तो साइटोसॉल में रन होता है। कहाँ होता है वो, यदि बात की जाए कि ग्लाइकोलिसिस होता बनता कहाँ पर, मतलब होता कहाँ है, इसकी प्रोसेस जो है वो ऑपरेट कहाँ पर होती है, प्रोसेस कहाँ पे चलती है, तो आप क्या बताएंगे, साइटोसॉल में
ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो रन होता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जब हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो क्या हो रहा है, काम करेगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा और क्या करेगा, साथ में वो एटीपी का इस्तेमाल भी करेगा और एटीपी को तोड़ देगा एडीपी में। और ये जो फॉस्फेट आपका यहाँ पर एटीपी से एडीपी में जब बनता है तो फॉस्फेट रिमूव होगा, जाहिर सी बात है। तो यही फॉस्फेट कहाँ पे, ग्लूकोज जो 6 पोजीशन होती है, ग्लूकोज के 6 पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ध्यान में ये रखना है कि ये प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पूरे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 3 ही जगह पर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलेंगे। अब वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर मिलेगी। दूसरा जो प्रोसेस है वहां पर क्या है, आपका फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज जो एंजाइम है वो काम कर रहा है। ये कैसी है, ये रिवर्सिबल है। ये प्रोसेस जो स्टेप है वो कैसा है, ये रिवर्सिबल स्टेप है। जब आप आइसोमरेज एंजाइम काम करते हैं, आइसोमराइजेशन आपने सुना ही होगा नाम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट होता है तब क्या बनता है, आपका जो एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये कैसा है, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, ये क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम। इसको ध्यान में क्या रखना है कि ये क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम है। मतलब कुछ एंजाइम ऐसे भी प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोलिसिस में जो कि रेगुलेट करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस की कितनी जरूरत है, कितना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना चाहिए। मान लो आपके पास भरपूर एटीपी बनी हुई तो आपको उस दौरान क्या ग्लूकोज या ग्लाइकोलिसिस को ऑपरेट करवाना चाहिए, नहीं। तो ये क्या है, हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज क्या है, एक रेगुलेटरी एंजाइम है। इसे भी क्या होती है, एटीपी की जरूरत होती है। अब हमने पहले भी देखा था, जहां एटीपी क्या हो रही है, लग रही है, जहां हमें एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एंडर एंडरगोनिक बोला था। और जिस प्रोसेस में एटीपी जो हमें मिल रही है उसको हमने क्या बोला था, एक्सरगोनिक। उसको क्या कहा था हमने, एक्सरगोनिक प्रोसेस बोला था। तो एंडरगोनिक में क्या होता है, आप एटीपी को इन्वेस्ट करते हो, और एक्सरगोनिक में वही एटीपी क्या होती है, लिबरेट होती है। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, इसको भी किसकी, एटीपी की जरूरत है। तो उसकी मदद से ये क्या बना लेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। और यही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होगा, इसमें क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। एल्डोलेज एंजाइम जब वर्क करेगा तो क्या बनाएगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये प्रोसेस जहां आपको डबल हेडेड एरो दिखाई दे, मतलब समझ जाना है कि वो प्रोसेस कैसी है, वो प्रोसेस कैसी है, वो प्रोसेस है रिवर्सिबल। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकते हो। डाइहाइड्रोक्सी जब क्या करवाना हो आपको, जब आपको ट्राइग्लिसरॉल का यदि सिंथेसिस करवाना हो, क्या करवाना हो, सिंथेसिस करवाना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मान लो एंजाइम जो है, एंजाइम कौन काम करेगा, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम ये काम करेगा। अब यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या था आपका 1 मोल था। ग्लूकोज भी क्या था 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल है। अब आपने क्या कर, ये 1 मोल मिला के क्या बना लिया, 2 मोल बना लिया। तो अब मान लो आपके पास में क्या आ गया है, 2 मोल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो होता है वर्क करेगा। डिहाइड्रोजनेस एंजाइम वर्क करता है तब एनएडी जो होता है, एनएडी जो होता है वो, ये क्या है, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। एनएडी जो लिखा है ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। इसे क्या बनाते हो आप, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बनाते हो। ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर है। एनएडीएच क्या है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग पावर है। हमने पहले बताया था क्या, कि जो एटीपी जो एनर्जी जो लिबरेट होगी, या तो वो एटीपी के फॉर्म में होगी या फिर रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में। तो अब आप देखो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, मतलब एनर्जी अब आपको मिलना शुरू होगी। पहले आपने क्या करा, एटीपी का इन्वेस्टमेंट करा किसी प्रोसेस को, पहले आपने पैसा लगा, बाद में क्या हो, आपको खूब सारा पैसा मिल रहा है। मतलब क्या है, एक ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए पहले तो आप क्या कर रहे हो, 2 एटीपी को इन्वेस्ट करो, फिर बाद में आपको एटीपी जो है वो वापस मिलना शुरू हो जाती है।
तो आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बनाया, 1,3-बिस-फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। जब आप एक बार 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हो तो आप क्या बनाते हो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। किस एंजाइम की मदद से, एंजाइम जो होगा यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नॉर्मली क्या होता है, काइनेज जो होता है वो फॉस्फेट को ऐड करता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन ये देखने को मिलेगा कि इसने जो 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट ऐड था उसको उसने रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिया और उस फॉस्फेट को इसने कहाँ ऐड कर लिया है, एडीपी से इसने क्या बना लिया है, एटीपी बना लिया। तो इसको आप, इस स्टेप को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सबस्ट्रेट लेवल का, क्या है यहाँ पर, सबस्ट्रेट लेवल। आपको यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, फॉस्फोराइलेशन। जब भी आप फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये कहाँ होता है, ये होता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन नाम से पता पड़ रहा हो कहाँ होगा, ये होगा आपके क्लोरोप्लास्ट में। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन, जो कि अभी अभी हमने देखा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है उसकी, उसको आप कैटेगराइज करो, उसको क्लासिफाई करो, तो उसको आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा फोटो फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल। जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बार आपके पास क्या बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। तो जब एंजाइम जो होता है म्यूटेज, म्यूटेज यदि काम कर जाता है, एंजाइम यदि म्यूटेज काम कर जाता है तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो क्या बन रहा है आपका, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब यहाँ पे म्यूटेज करता है क्या है कि जो 3 पोजीशन में फॉस्फेट था उसको उठा के इसने क्या कर दिया है, 2nd पोजीशन पे लगा दिया है। बट फॉस्फेट तो प्रेजेंट अभी भी है, सिर्फ इसकी क्या लोकेशन जो होती है फॉस्फेट की वो चेंज कर दी जाती है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट एक बार बन गया तो इनोलेज एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा। जब इनोलेज एंजाइम काम करता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपका जो होता है वो लिबरेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो आप क्या बनाओगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को हम एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद इतनी एनर्जी होती कितनी कि एटीपी जो होती है, एटीपी से भी ज्यादा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एक बार आपके पास क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन गया है। तो आप काइनेज एंजाइम जो होता है वो काम करेगा, और जब काइनेज एंजाइम काम करेगा तब क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाएगा एडीपी से एटीपी। तो ये क्या है आपका सेकंड सबस्ट्रेट लेवल, क्या है यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन आपको देख। और क्या बन गया आपके पास ना, पाइरुवेट बन गया है। कितने मोल पाइरुवेट बने आपके पास, कितने मोल, 2 मोल पाइरुवेट। मतलब क्या है आपके पास 2 पाइरुवेट प्रेजेंट है, 2 पाइरुवेट प्रेजेंट है, मतलब 3 कार्बन और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल कितने आपके पास, कितने प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपने 2 मोल क्या बना लिए, पाइरुवेट बना लिए हैं, पाइरुवेट को बना लिया है। अब इस पाइरुवेट का बाद में क्या होता है, बाद में क्या हो सकता है, क्या इसके फैट हो सकते हैं, क्या लिपिड मॉलिक्यूल बना लेगा, कि अमोनिया बनाएगा, कि क्या ये प्रोटीन को फॉर्म करेगा, कि या ये लिपिड बायोसिंथेसिस करवाएगा, क्या पेप्टाइड बनवाएगा या प्रोटीन बनवाएगा, किस चीज का ये फॉर्मेशन करवाएगा, वो इसके फैट पे डिपेंड करता है कि इस पे फर्दर जो एंजाइम है वो कौन काम करने वाले हैं। क्या एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा, क्या लैक्टेट बन जाएगा, क्या लैक्टेट बन जाएगा, क्या कंडीशन एनएरोबिक है कि या एरोबिक। अभी तक हमने जो देखा इसके लिए एरोबिक कंडीशन हो या एन एरोबिक कंडीशन मैटर नहीं करता। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो एन एरोबिक एज वेल एज एरोबिक कंडीशन दोनों में ऑपरेट हो जाती है। तो आगे का जो क्लासिफिकेशन है जो फैट ऑफ पाइरुवेट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।